समाज को दिशा दिखाने के काम में लगे हैं। समाज के दूसरे लोग इनसे प्रेरणा ले सकें, इसलिए हम इनको अग्रदूत में अतिथि के रूप में बुलाते हैं। हमारे आज के अग्रदूत हैं श्री मोहन कुमार गर्ग जी। गर्ग साहब, आपका कार्यक्रम अग्रदूत में स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में रहने वाले मोहन कुमार गर्ग पिछले 20 साल से जन सहयोग मंच के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ ही गर्ग साहब ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी काम किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में बिजली कंपनियों की मनमानी के खिलाफ सड़क पर लड़ाई हो या बच्चों की बेहतर उच्च शिक्षा से जुड़े मुद्दे हों या फिर बिना इलाज के तड़प रहे किसी गरीब का इलाज हो, हर काम में आगे आकर हमेशा मदद का हाथ आगे बढ़ाने वाले मोहन कुमार गर्ग को दिल्ली में कौन नहीं जानता है। मोहन कुमार गर्ग हरियाणा मैत्री संघ, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल और महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के संरक्षक हैं। दिल्ली के पंजाबी बाग में रहने वाले मोहन कुमार गर्ग हमेशा सामाजिक कार्यों के लिए तत्पर रहते हैं। दिल्ली के जाने माने व्यवसायी और समाज सेवी मोहन कुमार गर्ग ने 20 साल पहले जन सहयोग मंच की स्थापना की, जिसके जरिए उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा लिया। उस समय दिल्ली के पेट्रोल पंपों की मनमानी जग जाहिर थी। पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ घटतौली और मिलावट की लगातार खबरें आ रही थी। मोहन कुमार जी ने इन शिकायतों को देखते हुए अपने मंच से इन मुद्दों को उठाया और जल्दी ही कई पेट्रोल पंप मालिकों के ऊपर कार्यवाही कराने में सफल रहे। मोहन कुमार जी का सपना सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा और हर गरीब को समय पर उचित इलाज दिलाने का है। सामाजिक कार्यों के प्रति मोहन कुमार जी की सक्रियता को देखते हुए उन्हें कई बार बड़े मंचों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। आज मोहन कुमार जी के दिखाए रास्ते पर कई लोग आगे बढ़ रहे हैं और समाज में नई सोच पैदा कर रहे हैं। दर्जनों सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए मोहन कुमार गर्ग दिल्ली के जाने माने व्यवसायी हैं। भ्रष्टाचार की लड़ाई हो या शिक्षा स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, मोहन कुमार गर्ग का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। आइए गर्ग साहब से जानते हैं कि व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा में जुटी इतनी संस्थाओं को वो किस तरीके से चला रहे हैं और इतनी ऊर्जा उन्हें कहाँ से मिलती है। दिल्ली में बिजली कंपनियों का निजीकरण हुआ, उस वक्त भी आपने एक मुहिम चलाई थी इन कंपनियों के खिलाफ। इस मुहिम में काफी आप कामयाब हुए, लेकिन समाधान अभी तक नहीं हो पाया। समाधान इसलिए नहीं हो सकता, जो हमारी संस्था जन सहयोग मंच है उसके पास इतना धन नहीं है कि वे जो बड़ी बिजली कंपनियां हैं उनके हरीश साल्वे, अरुण जेटली जैसे बड़े बड़े वकील पेश होते थे, लाखों रुपए वो एक एक पेशी पे लेते हैं। तो हाई कोर्ट में हमारा कई बार हियरिंग हुई, उसके बाद हाई कोर्ट ने भी ठंडे बस्ते में उसको डाल दिया और उसकी अभी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो क्या हल देखते हैं? बिजली की आपने एक मुहिम उठाई, बिजली की समस्याओं का किसी तरीके से समाधान होना चाहिए। ये जो निजीकरण हुआ था, इससे ये तो ठीक है कि सप्लाई ठीक हो गई है, बिजली कटौतियाँ कम हो गई हैं, चोरी कम हो गई हैं, लेकिन इनको जो औने पौने भाव पे कोड़ियों के दाम पे अरबों रुपए की संपत्तियां ट्रांसफ़र कर दी। इनको बाद में शीला दीक्षित की सरकार ने अरबों रुपए की सब्सिडियां दी हुई हैं, जिनका कोई अभी तक ऑडिट नहीं हुआ। CAG ऑडिट जो केजरीवाल साहब ने भी घोषणा की थी वो भी नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं हर स्तर पे, सरकारी स्तर पर, कोर्ट के स्तर पर, सब जब बड़ी कंपनियों से मुकाबला हो तो सब लोग लगभग एक हो जाते। क्या स्थिति आप देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि इसका हल नहीं निकल पा रहा है कोई, और करोड़ों रुपए की जमीन इनको औने पौने दामों पर दे दी गई। करोड़ों नहीं अतुल जी, अरबों रुपए की है, अरबों रुपए की, और अब तो खरबों रुपए की हो चुकी है। आपको जो है, आपका असली मुद्दा क्या था इन कंपनियों के खिलाफ? ये निजीकरण होना ही नहीं चाहिए था। कोई कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं हुई और केवल प्री डिटरमिन्ड था कि ये अंबानी को और टाटा को दिया गया। ज़्यादातर हिस्सा दिल्ली का अंबानी की कंपनी को दिया गया। ये सब पहले से ही सोचा समझा हुआ एक था। लेकिन ये जो मुद्दा आप बता रहे हैं, इसी मुद्दे के दम पर तो जो केजरीवाल जी की सरकार है वो दिल्ली में बनाने में कामयाब हो गए। मुद्दे को भुनाने में वो कामयाब हो गए। उन्होंने तो अन्ना हजारे के नाम पे अपने को कैश किया
और बिजली का उन्होंने पहले 49 दिन में भी कहा मैं ऑडिट कराऊंगा, और अभी भी वो कहते हैं मैं कराऊंगा, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है। इसलिए आज जो दिल्ली में बिजली के रेट हैं, हम उपभोक्ता हैं, हमें मालूम है कि 11-12 रुपये तक की हम पर यूनिट की पेमेंट कर रहे हैं, जबकि आज परचेज जो है कंपनियों की 2 रुपये यूनिट तक पे हो रही है। सब मीडिया में खबरें आ रही हैं, और लेकिन हमें 6 गुना तक के हमें भुगतान करना पड़ रहा है। तो चूंकि आप समाज से जुड़े हुए हैं गर्ग साहब, आपने एक मुद्दे को उठाया था, तो उसको ऐसे बीच में कैसे छोड़ा जा सकता है पैसे की तंगी के केवल कारण? ये दिल्ली की जनता भी अपने आप में मस्त है, वो ज़्यादा परवाह नहीं करती, इसलिए कोई उनके लिए ज़्यादा संघर्ष करे तो उसमें कामयाबी इसीलिए नहीं मिलती कि कोई आंदोलन में साथ नहीं देने वाला। 1-2 RWA दिल्ली की हैं जो लगी हुई हैं, वे भी लेकिन कामयाब नहीं हो रही। DRC में भी जो मेंबर बनाए जाते हैं, उसका गठन होता है, वो सब एक सोची समझी रणनीति के तहत होता है। इवन जो पहले एक DRC के चेयरमैन थे, उन्होंने कुछ करना चाहा, वो जब छुट्टी पे थे, उनकी फाइलों पे कटिंग करके गलत निर्णय हुए, ना उसकी CBI जांच के ऑर्डर हुए। जबकि मैं एक दिन हाई कोर्ट में स्वयं था, तो जजेस भी जो बेंच में बैठे थे, उन्होंने भी, प्रशांत भूषण थे वकील, उनको बस हंस के कहा कि उसको रहने दो इस बात को। लेकिन आपने जैसे कहा कि इतने बड़े बड़े इनके पास वकील हैं, बड़ी बिजली कंपनियों से टकराना आसान काम नहीं है। आपने ऐसे ही बिल्कुल पेट्रोल पंप जो माफिया था उसके खिलाफ आपने मुहिम चलाई थी, और उसमें आप काफ़ी कामयाब रहे। उसमें कामयाबी के पीछे जो उस टाइम के पेट्रोलियम मंत्री थे अटल जी की सरकार में, महामहिम राम नाईक जो गवर्नर हैं यूपी के, वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। उनको हमने पत्र लिखे, और उन पत्रों पे एक्शन हुआ कि आज जो दिल्ली में मिलावट का जो एक ढांचा बना हुआ था, डीजल में केरोसिन मिलता था, पेट्रोल में सॉल्वेंट मिलता था, वो सारा नेस्तनाबूद उन्होंने किया। उस टाइम पूरे इंडिया में सैकड़ों पंप उन्होंने कैंसिल कर दिए, और जो एक माफिया समझ लो, इसको कुछ भी समझ लो, सारा तंत्र मिला होता है, तभी ये भ्रष्टाचार चलता है। उसमें इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम के ऑफिसर भी मिले होते हैं, नापतोल विभाग के अधिकारी भी मिले होते हैं, और ये जनता की जेब में जो है ना एक डाका डाला हुआ था। लेकिन राम नाईक जी के कारण उसमें हमें बहुत सफलता मिली, और पूरे भारत में अब कोई इक्का दुक्का पेट्रोल पंप होगा जो बहुत शरारती हैं, वो लोग कर लेते होंगे, लेकिन ये एक बीमारी खत्म हो गई। प्रदूषण भी इससे काफ़ी फैलता था, मिलावट से लोगों को नुकसान होने के साथ साथ। प्रदूषण तो फैलेगा ही, जब पेट्रोल में आप सॉल्वेंट मिला रहे हैं, डीजल में केरोसिन मिला रहे हैं, तो इंजन जो बनाया पेट्रोल के लिए वो सॉल्वेंट पे चलेगा, तो पोल्यूशन होगा ही होगा। आपने अपनी एक मुहिम कामयाब की पेट्रोल पंप के खिलाफ, लेकिन आपका ये कहना है कि जो बिजली वाली मुहिम थी वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हो पाई, तो क्या इसको इस तरीके से बीच में छोड़ देना ठीक लगता है आपको? ठीक नहीं लगता। फिर समय आने पे फिर थोड़े रिसोर्सेज इकट्ठे हो जाएं, कुछ लोग मिल जाएं हमें जो हमारा सहयोग करें, हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। क्या 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 इसमें करना चाहते हैं आप आगे? ये जो धांधली है बिजली कंपनियों की, 2 रुपये की बिजली 12 रुपये में सप्लाई होती है, और जो संपत्तियां इनकी साउथ दिल्ली में शांति निकेतन है, फला अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, इन्होंने रिलायंस ग्रुप ने लेके बैठे हैं, उन पे अपने दफ्तर उनके चल रहे हैं, उनके अपने अधिकारियों के निवास हैं, और जो कर्मचारी भी थे पुराने डेसू के, उनको भी उनका हक नहीं मिला। जो उनकी कॉलोनियों में रहते उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको ज़बरदस्ती खाली करा रहे हैं या बाजार रेट पे किराया वसूल रहे हैं, जबकि उनको सब मुफ्त में मिला हुआ है। तो इसमें अभी करने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ बाकी है। आपकी जो संस्था है जन सहयोग मंच, जिसका आपने गठन किया था 20 साल पहले, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ने की बात कही थी, उसमें आजकल नया क्या कुछ कर रहे हैं आप? नया अभी कुछ थोड़ा सा स्थिरता चल रही है, लेकिन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर में जो एक गिरफ्तारी हुई है, उसके लिए हमने फेसबुक पे, यूट्यूब पे माननीय जेटली जी को भी लिखा, और जहाँ भी हमारे ध्यान में आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत घपले हो रहे थे, वो हम पत्र लिखते हैं, और उस पर जब से मोदी सरकार बनी है उसमें एक्शन भी होने शुरू हुए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो काफ़ी लंबी लड़ाई है, और जैसे अभी चर्चा की कि अरविंद केजरीवाल भी लगातार भ्रष्टाचार की बात करते रहे हैं, तो आप किस तरीके से इस लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल से बहुत पहले से मैं भी लगा था, और बहुत लोग लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल तो एक उनकी किस्मत थी, उन्हें अन्ना हजारे का साथ मिला। उस टाइम जनता त्रस्त थी भ्रष्टाचार से, उन्होंने
कुर्सी पे आने का एक रास्ता उनको मिल गया, लेकिन हमारा कोई मतलब नहीं है, ना हमें कोई कुर्सी चाहिए ना हमें पद चाहिए। भ्रष्टाचार की लड़ाई दिल से हम लड़ते हैं, जितनी हम में ताकत है हम लड़ेंगे। अग्रदूत कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं समाज सेवी मोहन कुमार गर्ग जी से, और गर्ग जी इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि अपनी बात को बेबाक तरीके से रखते हैं, बिना किसी दबाव में आए। तो गर्ग साहब, किस तरीके से आप इतनी ऊर्जा और इस तरह की सोच कैसे लाते हैं कि अपनी बात को खुले तरीके से आप रख पाते हैं सबके सामने? अतुल जी, हम बचपन से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। मैं शायद 6ठी 7वीं में था, तब से संघ की शाखाओं में जाते थे। जब 1975 में आपात स्थिति लगी, उस दिन भी हम आरएसएस के शिविर में थे, ओटीसी में, रोहतक में। उसके बाद मेरा साथ जो है ना, अशोक सिंघल जी और जितने भी राजनीति के धुरंधर हैं, 19 महीने जब आपात स्थिति में कोई आगे नहीं आता था, मैं दिल्ली के उन गिने चुने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में था, जो हम उस टाइम चौधरी चरण सिंह, आचार्य कृपलानी और जो रामलीला मैदान की रैली, उन सब के आयोजनों में हम साथ थे। तो हमें अंदर से एक प्रेरणा है, हमें कोई डर नहीं लगता था उस टाइम भी कि हमें कोई गिरफ्तार करेगा, ना आज डर लगता है। तो इसलिए हमें वो तो कोई भय ही नहीं है। और अपना जीवन में आप प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं? प्रेरणा स्रोत तो मैं आरएसएस को ही मानता हूँ, या हमारे स्कूल के प्रिंसिपल होते थे अग्निहोत्री जी, वो आज भी जीवित हैं। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, देशभक्ति और ये सब जो जज्बा है हमें आरएसएस और हमारे विद्यालय से मिला। और इसीलिए आपको लगता है कि आप निर्विकार भाव से किसी काम को करते हैं, बिना किसी लोभ या लालच के? हाँ, बिना किसी लोभ लालच के करते हैं, और कुछ सहयोगी हमें मिल जाएं तो हम इसको और आगे अंजाम तक पहुँचाएंगे। कैसे सहयोगी? आप थोड़ा सा हमारे मंच के माध्यम से इस बात को अपनी इच्छा जाहिर कीजिएगा और खुलासा कीजिएगा। प्रश्न तो टेढ़ा है, ऐसे सहयोगी मिलने आजकल बहुत मुश्किल हैं, चाहे मीडिया वाले हों या एडवोकेट्स हों, जो दिल से ईमानदारी से किसी काम में लग जाएं। नहीं तो जहाँ जिसका कोई मतलब हल हुआ वो पीछे हट जाता है, या तो लालच में या भय में। मतलब जो आप एक मुहिम लेकर चल रहे हैं उसको आगे ले जाएं, और वो मीडिया के माध्यम से भी, और चूंकि कानूनी लड़ाई ज़्यादातर कानूनी प्रक्रिया अपनाते हैं, तो उसमें आपको इसलिए वकीलों का साथ चाहिए। वकीलों का तो चाहिए, बिना कोर्ट में PIL डाले और उसको अंजाम तक पहुँचाए कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो केवल बातें ही बातें हैं। मोदी सरकार भी चाहे तो भी भ्रष्टाचार नहीं मिट पा रहा, क्योंकि ये हमारी नसों में घुस गया। बिल्कुल, मोहन कुमार गर्ग जी का कहना है कि उनको कुछ लोगों का साथ चाहिए जो उनकी मुहिम को आगे ले जाने में मदद कर सकें। हम चाहेंगे कि कोई ऐसे वकील, कोई ऐसे सामाजिक लोग, कोई ऐसे समाज के दूसरे लोग, पत्रकार जो सामने आना चाहें, मोहन कुमार गर्ग जी के साथ जुड़ना चाहें, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम में उनका सहयोग करना चाहें, वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। और एक इशारा मिल रहा है ब्रेक का, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे श्री मोहन कुमार गर्ग के साथ। This program is brought to you by Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh, honored by CCI Technology Education Excellence Award. Programs offered 4 years BTech courses, 2 years MTech course, PhD in engineering, LEET for diploma holders, placement in top MNCs. Please visit www.mau.ac.in. चेहरे पर मेरे पिंपल्स थे, इसके चेहरे पर भी पिंपल्स थे। 4 जाते 5 आते, सांवली त्वचा से हम मुँह छुपाते, छिचकती थी मैं शर्माती थी, छुप छुप के मुँह छुपाती थी, लेकिन फिर चले गए जैसे कभी थे ही नहीं। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। 2 साल में मोदी सरकार की दर्जनों योजनाएं। इन योजनाओं का क्या है सूरत हाल? कितना बदला आपका देश, कितना बदला आपका राज्य, और कितनी बदली व्यवस्था?
इन पर करेंगे चर्चा अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गजों से। अतुल सिंघल के साथ अतुल सिंघल, स्वागत है आपका। खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में मंगलवार रात 9 बजे सिर्फ सर्वधर्म संगम पर। ब्रेक के बाद आपका कार्यक्रम अग्रदूत में एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे अग्रदूत हैं श्री मोहन कुमार गर्ग, जो काफ़ी सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं, गर्ग साहब, कौन कौन सी ऐसी दूसरी सामाजिक संस्थाएं हैं जिनसे आप जो हैं एकदम एक्टिवली जुड़े हुए हैं? हमारा एक समाज का हॉस्पिटल है, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाई बाग में जी। उसमें लगभग 400 बेड का हॉस्पिटल है और 60 बेड निशुल्क हैं, जहां दवाई भी निशुल्क दी जाती है। वो अग्रवाल समाज का एक तोहफा है पूरे दिल्ली को। उसमें मैं संरक्षक सदस्य हूँ, कार्यकारिणी का सदस्य हूँ प्रारंभ से ही, और उसकी गतिविधियों में हम नित्य प्रतिदिन सक्रिय रहते हैं। इसके अतिरिक्त महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी है, हमारे दिल्ली के प्रबुद्ध लोगों ने उसको बनाया, और उसमें आज दिल्ली का नंबर 1 महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट का रोहिणी में है। उसका अपना एक पूरे आज इंडिया में नाम है और बच्चे तरसते हैं कि उनका वहाँ एडमिशन हो जाए। इसके अलावा महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी हिमाचल में है, जो अभी 3 साल पहले महामहिम राष्ट्रपति ने उसका उद्घाटन किया। उसमें भी लगभग अब 2000 विद्यार्थी एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा तो हर जगह मिल जाती है। हमारे यहाँ एक जो मेन थर्स्ट है, उनको मॉरल एजुकेशन, उनको राष्ट्रवाद, परिवारवाद, समाजवाद, ये सारा हम उनको प्रयास करते हैं सिखाने का। जी। इसके अलावा हरियाणा के लोगों को दिल्ली में इकट्ठा करने का काम किया। एक हरियाणा मैत्री संघ के नाम से आपने संस्था बनाई थी, उसमें क्या एक्टिविटीज आप करते हैं? हरियाणा मैत्री संघ, हमें प्रेरणा तो मिली थी राजस्थान क्लब से, जो हमारे राजस्थान के बंधुओं की एक दिल्ली में बहुत अच्छी संस्था थी, उसके हम कार्यक्रम में जाते थे। तो हमें लगा राजस्थान से तो ज़्यादा दिल्ली में हरियाणा के लोग रहते हैं। तो उस टाइम हमारे साहब सिंह वर्मा जी, डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, इन सब की प्रेरणा से हमने हरियाणा मैत्री संघ का गठन किया, और लगभग आज उसको 20 वर्ष होने को हैं। उसका एक अपना भवन है और लगभग हमारे 1500 लाइफ मेंबर हैं, और उसके हम भव्य कार्यक्रम तालकटोरा गार्डन से लेके और अन्य स्थानों पे किया। हमने हरियाणा रत्न देना शुरू किया, उसमें माननीय ओपी जिंदल जी और नंद किशोर गोयनका जी, चरतीलाल गोयल जी जैसे महान हस्तियों को हमने अवार्ड से भी नवाजा। और आज उसका एक पहचान है हरियाणा में। यदि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम दिल्ली में, आपको पता हो तो हरियाली तीज आज गली गली मनाया जा रहा है, लेकिन जब 20 वर्ष पहले हमने शुरू किया, कोई जानता नहीं, लोग जानते नहीं थे कि हरियाणा के पर्व क्या है, तीज क्या होती है। तो हमने मनाया, आज उसकी धूम है। मकर संक्रांति को भी लोग नहीं जानते थे, लोहड़ी को जानते थे जो पहले दिन आता था। तो आज मकर संक्रांति का उत्सव भी लगभग दिल्ली में एक जाना माना त्यौहार हो गया। तो हम इसमें सफल रहे हैं। अब भी हम महिलाओं के लिए मेहंदी के प्रोग्राम और ये सब करते रहते हैं, और अपने बच्चों को भी, आने वाली जनरेशन को भी उसमें लाने के लिए मॉडर्न प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन साथ में हरियाणा के प्रोग्राम भी करते हैं। एक भवन है एयर कंडीशन, उसमें लोग रहने की, कार्यक्रम करने की व्यवस्था है, और एक पूरा हरियाणा के लोग अपना गर्व समझते हैं कि हम उस संस्था से जुड़े हुए हैं। मतलब मूल रूप से आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इसलिए आपकी इच्छा थी कि जो हरियाणा की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनको दिल्ली में भी किया जाए। दिल्ली में भी किया जाए। लोग भूले ना कि हरियाणा का कोई अपना कल्चर भी है। हरियाणा एग्रीकल्चर के लिए तो मशहूर है, लेकिन हरियाणा का एक अपना कल्चर है। वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे सरल स्वभाव के होते हैं। बड़ी एक पहचान हमने दिल्ली में संस्कृति है। तो उसमें और क्या मकसद, यही मकसद लेके चले थे आप जब इसका गठन किया था हरियाणा मैत्री संघ का? हमारी चैरिटी के लिए तो कई संस्थाएं हैं, हमारे हॉस्पिटल हैं, कॉलेज हैं, हम कई स्कूलों से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक मनोरंजन और सांस्कृतिक हमारे पास मंच नहीं था। वो मंच हमें हरियाणा मैत्री ने दे दिया, और इस मंच से हमें 2 फायदे होते हैं। जब लोग जुड़ते हैं, दिल से जुड़ते हैं, हम उन्हीं से फिर चैरिटी के लिए
बहुत लोगों ने हमें पैसा दिया उसमें जुड़ने की वजह से, और लोग आपस में रिश्ते हुए लोगों के, तो हमें एक मिलने जुलने का बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया। आपसी मेलजोल भी बढ़ता है, उससे पैसे का भी, धन का भी जो तंगी एक तरीके से वो दूर होती है सामाजिक संस्थाओं के लिए। हमारी संस्थाएं आज बहादुरगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज, पूरा मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, जो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग की एक यूनिट है। तो वो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट भी ऐसे ही भाइयों के सहयोग से सब बन रहा है। सारे लोग आपस में मिलके मेल जोल से इस बात को कर रहे हैं पूरा का पूरा। गर्ग साहब, आपसे ये और बताइएगा कि आप जीवन में क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? क्या आपके मन में कुछ ऐसा लगता है कि ये चीज़ और होनी चाहिए, कसर रह गई समाज के लिए? समाज के लिए भी करने को बहुत कुछ है, हमें समाज ने दिया बहुत कुछ, कोई हम कुछ लेके नहीं आए थे, तो समाज का दिया और समाज को लौटाने का हमारे मन में है। जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं अभी इनको कई गुना बढ़ाना है। हम तो चाहते हैं कि हमारे पास इतनी धन की उपलब्धता हो कि हमारे यहाँ कोई आ जाए तो उसको इलाज के लिए भटकना ना पड़े, पैसे नहीं हो तो हर भी रोगी का इलाज हो। जिस बच्चे के पास पैसे ना हो वो भी इंजीनियर बन के निकले, MBA करके निकले, पैसे के अभाव में, चाहे वो अग्रवाल हो नॉन अग्रवाल हो, हमारे भारत का कोई भी निवासी हो, हम उन सब का जो है अपने अधिक से अधिक सेवा कर सकें, ये हमारा अभी बाकी है। बहुत सुंदर बात मोहन कुमार गर्ग जी ने कही है। उनका ये कहना है कि पैसे के अभाव में कोई शिक्षा से वंचित ना रहे, कोई इलाज से वंचित ना रहे, और हर व्यक्ति तक समाज की जो बेनिफिट्स हैं वो पहुंचने चाहिए, चाहे वो अग्रवाल हो या किसी भी कम्युनिटी से वो बिलोंग करता हो, सब लोगों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। काफ़ी कुछ काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए लोगों से भी अपील है कि वो आगे आएँ, जुड़ें, तन मन धन से जो है वो सहयोग करें। गर्ग साहब, ये तो आपने कहा कि आप लोग काफ़ी काम करना भी बाकी है, लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी तरफ से कुछ लोगों को संदेश देना चाहें, क्या अपील करना चाहेंगे समाज के लोगों से? मैं समाज के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि यदि आपकी अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतें पूरी हो गई हों, उसके बाद आप समाज और देश के लिए अवश्य कुछ ना कुछ करें, और जो ये वातावरण नेगेटिव बना हुआ है इसको पॉजिटिव बनाने में पूरे देश के लोग सहयोग करें। तो जो भारत सोने की चिड़िया पहले था वो दोबारा भी हो सकता है। हर आदमी को रोटी मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, इस सब में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि थोड़े से गिने चुने लोग इस काम में आगे आएँ, सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं, सब आगे आएँ। क्या करना होगा? थोड़ा सा कैसे 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 करना होगा? ऐसे बहुत से लोग हैं जो पैसा नहीं दे सकते लेकिन समय दे सकते हैं। बहुत से लोग 60 साल की आयु के बाद रिटायर होकर घर बैठे हुए हैं, वो हमारे सेवा के प्रकल्पों में जुड़ें, हमारे साथ जुड़ें, सेवा भारती के साथ जुड़ें, कहीं ना कहीं जुड़ें। माध्यम बहुत हैं, उनको आगे आके ग्रामीण बस्तियों में, झुग्गी बस्तियों में जाएं, काम करें। पैसा है, पैसे के द्वारा सहयोग करें। कुछ संस्थाएं हैं जो अच्छे काम में लगी हुई हैं, उनके साथ जुड़ के अपना अपना समय दें, पैसा दें, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। दूसरे लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं जुड़ने के लिए। ये मन से जुड़ना होता है, मन से जुड़ना, कोई तन से जुड़ता है, कोई धन से जुड़ता है, तो कोई मन से भी जुड़ सकता है। समय प्रेरणा दे, हाँ। समय दे, अपना महिलाओं के पास आजकल बहुत समय है, उस समय को बिताने के लिए परेशानियां हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा समय निकालें। जब मन में आ जाएगा तो हर कोई कुछ कर सकता है। महिलाओं का आपने जिक्र किया, महिलाओं को आधी आबादी माना जाता है, आधी आबादी है वो देश की, तो उनको किस तरीके से आप उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? महिलाओं के लिए हम अतिरिक्त रूप से कुछ नहीं कर रहे जो कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को हम घर पे भी बात हो या समाज में जब कार्यक्रम होते हैं, हम कहते हैं अपना समय जो है क्वालिटी टाइम आप संस्थाओं में दो। आप हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ जो गरीब रोगी हैं उनसे मिलो, उनकी कोई ज़रूरत है, दवाई है, उनको कोई फ्रूट्स है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम में जुड़ो, तो आपका समय भी अच्छा बीतेगा। और जो समय पूरा करने की आज पूरा दिन टीवी में लगे रहते हैं या किट्टी पार्टी में, उससे बचेंगी महिलाएं। इस तरह की आप उनको जो एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं। एक अग्रवाल समाज के अंदर जो कुछ कुरीतियाँ फैली हुई हैं, उसके लिए भी आप काफ़ी एक्टिव, प्रोएक्टिव अप्रोच लेकर चलते हैं। अग्रवाल समाज की कुरीतियाँ, जिस समाज में हम रहते हैं उसकी हमें बुराई करना या लिखना पड़े, बहुत टेढ़ा काम है। मैं कई बार अपने जो स्थानीय अखबार हैं अग्रवाल समाज के हैं, उनमें मैं लेख लिखता रहता हूँ कि ये जो आप शादियों में करोड़ों रुपया वेस्ट कर देते हैं, 1-2-3 घंटे का शो है, उसके लिए आप ये ना करें। जो जाता है मेहमान उसको भी नहीं मज़ा आता भीड़ भाड़ में। आप ये सारे जो ताम झाम इतने बड़े आप कर रहे हैं, इसको ना करें। दिन में सादगी से विवाह कर लें,
कम खर्चे में करें, ना जाने वाले को परेशानी हो। मेनू में आज जाओ, पता भी नहीं चलता कितनी आइटम रखी हुई हैं, पैदल चल के देखने में ही थक जाते हैं तो खाएंगे क्या। तो मेरी अपील है अपने अग्र बंधुओं से और बाकी भी समाज के बंधु जो शादियों में बहुत दिखावा करते हैं, उसमें मुझे पता है कई गुर्जर समाज के लोग भी अरबों रुपए शादियों में खर्च देते हैं, जाट समाज भी, सबसे ही निवेदन है। सब एक दूसरे की देखा देखी, सब लोग दिखावे में चलने लगे हैं। आप उस पैसे को बचाओ, अच्छे काम में लगाओ, कोई धार्मिक संस्थाओं में लगाएं, धार्मिक में लगाओ, नहीं तो सेवा के में लगाओ, जिसकी जहाँ रुचि है वो लगाओ। अपने बाप दादा के नाम से कोई चैरिटी करो, हमेशा जिंदा रहेगा। वेस्ट ना करो, बच्चे की एफडियां करा के रख दो, सदियों तक नाम जिंदगी चलेगा। भर वो सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अपने बुजुर्गों के नाम से कोई अच्छा सेवा का काम कर लिया जाए तो उनका नाम सदियों तक जिंदा उनका नाम रहेगा। आप कार्यक्रम में पधारे मोहन कुमार गर्ग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मोहन कुमार गर्ग जी से हमें उम्मीद है कि लोगों को ज़रूर प्रेरणा मिलेगी कि समाज के लिए कैसे काम किए जाएं, कैसे अच्छे काम हो सकते हैं। अपने आप में ये एक चलते फिरती संस्था है मोहन कुमार गर्ग। और अगले हफ्ते हम आपको फिर किसी नए अतिथि के साथ रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। और उससे पहले मैं मोहन कुमार गर्ग जी को ये मोमेंटो के जरिए एक स्वागत करना चाहता हूँ, उनका स्वागत देना चाहता हूँ। धन्यवाद मोहन कुमार गर्ग जी, आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद। गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए। हमारे आज के अग्रदूत थे श्री मोहन कुमार गर्ग। निश्चित तौर पर आप लोगों ने भी उनसे प्रेरणा ली होगी। अपने आप में जो मोहन कुमार गर्ग जी हैं एक संस्था है और समाज के लिए जुड़े हुए हैं। अगले हफ्ते हम अपने किसी नए अग्रदूत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।